जय हिंद दोस्तों, कॉन्सेप्ट विथ राज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10 का बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें मैंने सिर्फ ऑप्शन को नहीं बताया है बल्कि फुल डिटेल में बताने की कोशिश किया है। और ये सिर्फ एक चैप्टर का नहीं है, लगभग पूरे किताब के मोस्ट क्वेश्चन को हमने लेकर प्रयास किया है आपको बताने की, और डिटेल है। ये आपको पढ़ना ही इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार में आपको लगभग हर चैप्टर के कुछ ना कुछ मिल जाएंगे और इससे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप अगले क्वेश्चन को और सब क्वेश्चन ढूंढ करने की इच्छा बढ़ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स में काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। ये तो 20 क्वेश्चन के लिए फ़ायदेमंद होगा ही होगा। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव के अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसके लगाने का तरीका भी आपको मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप 100% देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और आते हम लोग अब क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और कौन सा ऑप्शन ठीक है आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ आप कहा है इतने से ठीक पहले यानी 6a + 5 है, इसके पहले क्या आया होगा, 4 आया होगा, इसके बाद तो 5 आया होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन है सही, बी ऑप्शन सही है। और जो क्वेश्चन ऐसे हों जो लगाने लायक होंगे उसको हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन कितने अच्छा था, सिर्फ कहा था कि इतने के ठीक पहले क्या था, तो इसके ठीक पहले क्या होगा 6a + 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कहा है इनमें से कौन सा अपरिमेय है। ऐसा क्वेश्चन तो हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो पहले हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, और दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 1/2, 7/3, 9/5। ऐसा अगर है तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या वो होता है जिसे हम लोग P/Q के रूप में न दर्शा सके, ठीक है। तो सर जी P/Q के रूप में न दर्शा सके, हमने कहा √2। सर आप कहेंगे √2 कैसे है, क्योंकि सर जी ये पूर्णांक नहीं है। क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए हम इसे P/Q के रूप में नहीं दर्शा पाएंगे। ये √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ हमको छांटना है, इसमें क्या बताना है हमें कौन सा इसमें अपरिमेय संख्या है। तो हमने देखा ये P/Q के रूप में है, और ये क्या है, पाई है। क्या है भैया, ये पाई है। और ये इससे हम लोग अगर डेसिमल हटाएं तो यहाँ डेसिमल हटाकर ऐसे कर सकते हैं, और इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, ये 5 है, इसका करेंगे वर्गमूल तो 4 आ जाएगा, यानी ये भी P/Q के रूप में हो रहा है, लेकिन पाई P/Q के रूप में नहीं है। यह कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या भैया, अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, सही होगा। ध्यान देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, संख्या 4√3 है। पूछ रहा है कैसा है, क्या पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर ये √2 है, √3 है, √7 है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये रूट में है, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसमें चाहे कुछ गुणा किया जाए, चाहे कुछ जोड़ा जाए, चाहे कुछ भाग दिया जाए, चाहे इसमें से कुछ माइनस किया जाए, सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं भैया, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। इसमें से कौन परिमेय संख्या है,
अपरिमेय की बात नहीं कर रहा है, परिमेय संख्या की बात कर रहा है। तो देखिए √5 ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए क्या है, ये हमारा क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये गलत हो गया। इसे देखिए, इसको कैसे करेंगे, यहाँ कितना दिया है, 1 + 4/9, ये रूट में है। इसको आप अगर सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, 9 × 1 = 9 + 4/9 ऐसा हो रहा है। ये हो जाएगा 13/9, ये रूट में है। ये 13 का स्क्वायर रूट नहीं होगा और 9 का होगा 3। हमने अभी आपसे कहा किसी भी अपरिमेय संख्या में चाहे जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए, वो सदैव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखिए अपरिमेय संख्या में डिवाइड करें तब पर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर सर जी ये क्या निकल के आया, ये अपरिमेय संख्या है। सर ये कैसा, ये होगा कि नहीं होगा, यहाँ अगर डेसिमल हटाएंगे तो 10 हो जाएगा और 10 स्क्वायर रूट नहीं होता, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। 25 तो हो जाएगा लेकिन 10 नहीं होगा, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। हमसे पूछा है कि परिमेय संख्या कौन है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, इसलिए ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ में आया होगा आपको, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। हम आते हैं 5th क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में आते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। ये परिमेय अपरिमेय क्वेश्चन हमने आपको कई दिया है, जैसे हर टाइप का आपको समझ में आ जाए। अब आपका किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो छूट के ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर दिया है और ये डॉट डॉट आगे तक बढ़ता गया है, इसलिए ये अनंत तक जाएगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या भैया, अपरिमेय संख्या है। इसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं दर्शा पाएंगे, ठीक। ये √7 है, ये भी एक कोई पूर्णांक नहीं बन रहा है, ये भी रूट के बाहर नहीं आएगा, यानी स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये भी अपरिमेय संख्या है। इसको देखिए 4th नंबर, तो यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो 0 होगा, 3 का तो स्क्वायर रूट हो जाएगा लेकिन 10 का नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, बार बार रिपीट भी हो रही है और एक आकर यहाँ पॉइंट क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, यहाँ डॉट डॉट नहीं दिया गया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हम लोग 5 क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठे पर। देखिए 6ठा क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। निम्नलिखित रूप का होता है, ऑप्शन दिया है m रूप का, m + 1, 2m, 2m + 1 कैसा होता है। तो देखिए सम संख्या कहा है ये सम संख्या होना चाहिए, सम पूर्णांक होना चाहिए। तो m कहा है कोई पूर्णांक है, जब m कोई पूर्णांक है, अगर m के स्थान पर हम लोग 1, 2, 3, 4, 5 ये सब रखें तो कह रहा है सम संख्या आएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन ले कि हमारा सही होगा। यहाँ पर देखिए पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2m की बात करें तो सर जी अगर 1 भी लेंगे तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी सम आ रहा है। अगर 2 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, यानी सम आ रहा है। अगर सर जी 3 ले रहे हैं तो 6 आ रहा है, यानी सम आ रहा है। यानी सर जी जो 2m वाला हमारा ऑप्शन है ये क्या है, राइट है। सेकंड देखिए, थर्ड देखिए, 7th देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है जो कि विषम के रूप को फॉलो करे। तो यहाँ देखिए अगर q ले रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट कि आप q की बात कर रहे हैं कि q ले रहे हैं सर, अगर q ले रहे हैं तो हमारा विषम सभी जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अगर हम q ले रहे हैं, q के स्थान पर 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, तो एक जगह देख रहे हैं सम आ रहा है, फिर विषम आ रहा है। सब प्रॉपर क्या सब कुछ विषम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर q + 1 ले रहे हैं, दूसरा ऑप्शन यहाँ दिया है q + 1, तो q + 1 में लेंगे, 1 लिए, 1 के स्थान पर 1 लिए तो 2 आया, सम आ गया। और फिर 1 + 3 लिए तब फिर सम आ गया। यानी यहाँ पर भी क्या आ रहा है,
सम आ रहा है, लेकिन कह रहा है कि सभी जगह विषम आना चाहिए। यहाँ भी करेंगे, अभी इसी जैसा है, एकदम सेम उसी प्रकार का, तो यहाँ भी क्या आएगा, सम आ जाएगा। यही ऑप्शन क्या होगा, ये राइट होगा, ये विषम आएगा। इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, अगर 2q + 1 है, अगर q के स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे तो सर कितना हो जाएगा, 1 और 2 + 1 तो हो जाएगा 3, विषम है। हाँ है। 2 + 1 ये हो जाएगा 5, विषम है। हाँ है। यहाँ पर 2 + 3 अगर ले लिए तो 6 और 7 हो जाएगा, जो कि विषम हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, सही है। ठीक है, थोड़ा गंभीरता से ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझ में आएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ध्यान से देखिए, ये एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। संख्या n² - 1 ये लगा है कामा, 8 से विभाज्य होती है यदि n है 1। n इनमें से क्या रहेगा कि ये 8 से पूरा कट जाएगा। क्या रहेगा, कह रहा है ऑप्शन पहला पूर्णांक होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन बोला है कि प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन बोला है कि विषम संख्या होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन बोला है कि सम संख्या होनी चाहिए। क्या हम यहाँ पर रखें कि हमारा 8 से पूरा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। देखिए कुछ ऐसा है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो n का वैल्यू हम लोग क्या रखें, अगर हम लोग मान लो पूर्णांक ले रहे हैं, पूर्णांक सर जी 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 0 भी होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सब होते हैं पूर्णांक में। ठीक है, तो सर जी यहाँ पर अगर n के स्थान पर यही कहा है n² - 1, तो n के स्थान पर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 8 से डिवाइड, यानी 0/8 यानी डिवाइड हो गया, संभवतः ठीक है। अगर 2 लिए तो 2 2 जा 4 और ये आ गया सर जी 3/8, जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है, पूर्णांक लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं वही 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं होगा। विषम संख्या हम चेक करते हैं, विषम संख्या 1 है, 1 तो अभी हम लोग चेक कर लिए हैं। अब हम लोग 1 के बाद 3 को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं भैया, 3 को चेक करते हैं कि 3 हो रहा है कि नहीं। 3 का स्क्वायर -1/8 तो सर जी आएगा 9 - 1/8 आ गया 8/8, यानी कट गया, विभाजित हो रहा है। एक दो संख्या और चेक करते हैं। विषम संख्या में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 9 आता है। आगे बढ़ते जाते हैं, हम 5 लोग के चेक कर रहे हैं। 5 का स्क्वायर -1/8 तो 5 5 जा 25 कितना हो जाएगा, 25 और -1/8 तो यहाँ हो जाएगा 24/8, 38 24, यानी कट रहा है। और एक दो संख्या आपको चेक करना हो, चेक कर लीजिए, यानी हमारा ऑप्शन कौन सही होने वाला है। ऑप्शन ये वाला जो हमारा ये सी ऑप्शन है, विषम संख्या, वो यहाँ पर क्या होना होगा, ठीक होगा। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन जो हमारा कहा है, फिर से देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है संख्या इतना से विभाज्य होती है यदि n का मान क्या रखें, तो n का मान अगर विषम संख्या रखेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हमारा 8वां क्वेश्चन रहा। 9वां क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन एकदम खतरनाक धमाकेदार है। 9th नंबर क्या कर रहा है भैया, देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 है। कह रहा है वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है, छोटी छोटी नहीं कहा है। बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो माइंड में लगाना चाहिए कि सर जी हम इसका करेंगे HCF ना। फिर कहा है 5 और 8 डिवाइड करने पर प्राप्त हो, यानी शेषफल प्राप्त हो। तो हम लोग क्या किया जाए, ऐसे में आप लोग क्या करें, अगर आपको, क्योंकि हाई स्कूल है, टाइम मिलता है पर्याप्त मात्रा में, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी ऑप्शन रखकर चेक कर लीजिएगा और जो जिससे डिवाइड होगा रख दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, मेथड इसका ऐसा नहीं है। आप क्या करेंगे, इसमें कह रहा है 5 शेष हो रहा है, तो जो शेष बन रहा है उसी को आप कर लीजिए माइनस। क्या कर लीजिए, उसी को माइनस कर लीजिए, तो करेंगे होगा 65। इसमें सर जी कह रहा है 8 शेष बच रहा है, तो 8 कर लीजिए माइनस,
तो 117 हो जाएगा। और इन्हीं दोनों का 65 और 117 का आप लोग कर लीजिए HCF। जो HCF आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों का HCF आएगा भैया कितना, 13। यहाँ करके हम दिखा दे रहे हैं भैया। एक बार जाएगा, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5, 65। 1 बार जाएगा, तेरह चौका 52। ऑप्शन कितना आ गया भैया, यही हमारा क्या होगा, ठीक होगा। तो ये जो ऑप्शन ठीक होगा उसी को हम टिक लगाएंगे। तो यहाँ ये फर्स्ट ही ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा ऑप्शन क्या रहा, ठीक रहा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ऐसा अगर क्वेश्चन रहे तो पहले आप क्या करिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, और क्या कर दीजिए भैया, उन दोनों का HCF निकाल दीजिए, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे एग्जाम में आते हैं। हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे भी कि देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें दिक्कत कहाँ होती है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा या दिक्कत है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। थोड़ा सा बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखकर समझ नहीं पाते कि यार कह क्या रहा है, ठीक ना। देखिए 2023 में एक क्वेश्चन आया है, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2023 का पेपर है, 2023 का मैथ्स का, उसमें देखो ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या आया है देखिए, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए ध्यान से, ये देखिए पहला ही क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, काफ़ी बता रहे थे समझ नहीं आया, लेकिन कुछ है नहीं। देखिए ध्यान से, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए, अब कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर यही देखिए एकदम परफेक्ट है। पहली संख्या ये धन पूर्णांक कोई है तो ये पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मौसा इंटू लसा होता है, ऐसा होता है, यही हमारा ऑप्शन ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कंफ्यूज हो गए इस बात के लिए कि ABCD ऐसा कुछ दे दिया ना। तो यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, देखिए उसी जैसा है, यानी उसी टाइप का आपको समझना पड़ेगा, और डिफ़िकल्ट नहीं है, नाम मात्र का डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए ध्यान से, कहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांक, यहाँ भी A और B दिया है, और A B का वैल्यू यहाँ इसके रूप में व्यक्त किया है। देखो क्या कहा ना, A बराबर x³ y² और y बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, ठीक है। यानी इसके रूप में दिया है A और B का वैल्यू, जहाँ x और y अभाज्य संख्याएं हैं तो HCF AB है, यानी A और B का HCF ज्ञात करना इतना सिंपल चीज़ है, बस कन्फ्यूज किया है AB देकर ऐसा, ठीक ना। यानी इसका हम करेंगे HCF ज्ञात करेंगे, तो यहाँ A बराबर दिया है x³ y², यहाँ B बराबर दिया है xy³, इसका हमको निकालना है HCF। HCF का मतलब ये समझिए सिंपल वर्ड में कि जो दोनों में मिलता रहेगा वही HCF होगा, सिंपल भाषा में। तो दोनों में सजी कॉमन क्या हो रहा है, इसका मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, जो दोनों में कॉमन हो सजी, ये दोनों में x एक तो मिल रहा है, एक x हो गया, इन दोनों में कम से कम 2 y मिल रहे हैं तो y² हो गया, यही हमारा क्या हो गया भैया, HCF हो गया। और यही आप देखिए ऑप्शन, जो ऑप्शन आपका सही हो लगाइए टिक आँख मूंद कर, क्या समस्या है। समझ आया कि नहीं आया भैया? हमको तो लग रहा है कि सब बच्चे को एकदम अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा, एक पैसा का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आपको भी अभी भी दिक्कत कुछ अगर हो तो कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हम दोबारा आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको, हमको लग रहा है कि आपको ये समझ में आया कि हमारा B ऑप्शन क्या है, राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये भी इसी प्रकार का है, एकदम डुप्लीकेट क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम आपको हर टाइप का क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए
यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर इतना q बराबर इतना दिया ना, जैसे वहाँ एक्स वाई दिया था, यहाँ ए भी दिया है, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, सेम डुप्लीकेट, वहाँ पर HCF कहा था और यहाँ पर LCM कहा है। ठीक है, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए p बराबर क्या दिया है? p बराबर दिया है AB² और q बराबर क्या दिया है? A³ इतना दिया है भैया। ठीक है, इतना दिया है। HCF नहीं, LCM हमको निकालना है। LCM कैसे निकलेगा? इसमें मिलते हो उसको भी उतारो और जो न मिले उसको भी उतारो, ये समझ चलो। ये देखो AB² है, A³ है, इन दोनों में LCM यहाँ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका देखिए कि सर यहाँ जो मिले वो भी और जो न मिले वो भी, मतलब क्या, जो ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये A³ तो हो रहा है ना, मिल रहा है ना भैया, दोहराना नहीं चाहिए, बस इसका मतलब ये है। और ये B² हो रहा है, ऐसा ऑप्शन जो आए उसे आप मारिए टिक। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऐसा ऑप्शन आपका C ऑप्शन है, यानी 3rd नंबर है। तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? एकदम सही है, कोई समस्या नहीं। हमको तो लग रहा है आपको एकदम बढ़िया समझ रहा है। ये देखिए, ये भी एकदम, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं एकदम धमाकेदार, एकदम VIP लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में दम नहीं है लेकिन लॉजिक है, दम है, इसके लिए लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर मतलब सर जी शून्य को छोड़कर, भैया समझ आ रहा ना, शून्य को छोड़कर एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। कल ही ये अभी पिछले मतलब थोड़ा पहले ही आपको हमने बताया है, क्या बताया है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या हो और उसमें परिमेय संख्या की गुणा किया जाए तो सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या आता है। कोई अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा किया जाए वो सदैव क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। आप देखिए, शून्येतर मत परिमेय संख्या यानी शून्य को सिर्फ छोड़ना है, इसके अलावा परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? सदैव अपरिमेय आएगा। ऐसा जो ऑप्शन हो उसको टिक मारो। सदैव अपरिमेय आएगा, सदैव परिमेय आएगा, परिमेय या अपरिमेय दोनों आएगा, या एक आएगा, इनमें से कुछ नहीं आएगा। तो सर सदैव अपरिमेय संख्या आएगा। सदैव क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो तीनों क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं, ये तीनों क्वेश्चन ज़बरदस्त हैं। इन तीनों क्वेश्चन में हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन आ ही जाए, मस्त से पढ़ लीजिएगा, कोई समस्या आपको ना हो। कोई आपसे पूछिए, आप चुटकियों से बता दीजिए, तुरंत बताइए, ठीक है। अगला देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हो चुका है, दिखा देते हैं आपको प्रूफ सहित कि ये क्वेश्चन देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन को अगर जहाँ से भी मिले आप पढ़िए, और मैंने इतना भी दे दिया है। ये पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का क्वेश्चन इतना मैंने दिया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी एक इस 2023 में ही आया था, दिखा दे रहे हैं। देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा है ना, एक शून्येतर। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने गुणनफल लिखा है, दिया है इसको यहाँ पर, और यहाँ पर क्या दिया है? भाग कहा है। देख लीजिए ध्यान से। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? सदैव क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ये टिक मानना है आपको, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2022 का भी पेपर दिख लीजिए, 2022 का पेपर है ये, यहाँ इसमें भी आया है यूपी बोर्ड में। देखिए ध्यान से, ये लिख रहा है क्वेश्चन, इतना यदि 26 और 156 का लस 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा कितना होगा भैया? 26 होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप किताब से भी पढ़िए और जो हमने एक बताया है इसको भी पढ़िए, दोहरा लेंगे, 100% आपका नंबर बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुविकल्पी प्रश्न बहुपद के। देखिए अभी हम वास्तविक संख्याओं के पढ़े हैं, अब हम देखते हैं बहुपद के। बहुपद में देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 2 और -3 हैं
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, यानी ए बी का वैल्यू पूछा है। सर इसको कैसे करते हैं, देखिए हम बता रहे हैं आपको कैसे किया जाएगा इसको। तो यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी के शून्यक दिए हैं। शून्यक का मतलब क्या होता है कि इसका यक्स का वैल्यू दिया है, यक्स का वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर शून्यक जब दिए गए हैं भैया, तो यहाँ पर आप लोग करेंगे क्या, आप लोग अब यहाँ शून्यक यानी यक्स बराबर पहले हम लोग 2 लेते हैं। क्या लेते हैं भैया, 2 लेते हैं। तो 2 लेंगे, यहाँ जब 2 लेंगे x बराबर तो क्या आने वाला है, यहाँ देखते हैं कैसे किया जाएगा। x बराबर 2 ले रहे हैं, शून्यक हो जाएगा यानी बराबर 0 कर लेंगे शून्यक के लिए। तो यहाँ हो जाएगा 4, 2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस a1 x का मान 2 प्लस b बराबर 0। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 4 प्लस इसको अंदर गुणा करो 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 2a प्लस b और ये हो जाएगा 6, इधर लाएंगे -6, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसा कर लेंगे। फिर सेकंड क्या कहा है, -3 है। सेकंड क्या है, यहाँ पर शून्य क्या दिया है -3, फिर इसी वाले फार्मूला में रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 x का मान -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ 9 हो जाएगा प्लस a प्लस 1 -3 प्लस b इक्वल टू 0। यहाँ 9 इसका करिए गुणा -3a और -3 प्लस b बराबर 0। अब यहाँ 9 यहाँ गुणा ये ओपन करेंगे ब्रैकेट तो हो जाएगा -3a और -3 प्लस b, ये माइनस हो जाएगा 6 -3a प्लस b इक्वल टू 0। उधर ले जाइए तो -3a प्लस b बराबर -6, माइनस ले लीजिए आप लोग आप कॉमन तो हो जाएगा क्या, हो जाएगा 3a माइनस b इक्वल टू -6 ये है, ये माइनस माइनस कट गया, 3a माइनस b इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप सॉल्व कर लीजिए। समीकरण 1 हमारा है 2a प्लस b इक्वल टू -6 और समीकरण 2 है 3a माइनस b इक्वल टू +6। यहाँ पर जोड़ने पर लिखेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा, हो जाएगा 5a और ये घट जाएगा 0, ये यहाँ जाएगा यानी a इक्वल टू आ गया क्या 0/5 यानी a इक्वल टू 0 आ गया। a का वैल्यू पूछा है और b का वैल्यू पूछा है। a का वैल्यू आप रख दीजिए a समीकरण फर्स्ट में तो b का वैल्यू आ जाए, तो a का वैल्यू 0 आ चुका है और b का वैल्यू हम रखते हैं तो 2 प्लस b इक्वल टू -6, ये 0 हो गया तो b इक्वल टू आ गया -6। थोड़ा वहाँ फास्ट करना है आपको क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका कोई राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, आप बढ़िया से करिएगा। ध्यान से देखिए, वहाँ तुरंत रफ में करके टिक लगाना होगा। तो यहाँ पर ये 0 है, ये -6 है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू -6 ये दिया है फोर्थ नंबर एग्जाम्पल। ये फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका सही है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं था, डिफिकल्ट तो था नहीं, तो दिक्कत कहाँ होगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, ये ज़बरदस्त लॉजिकल क्वेश्चन है, ये इसमें दम है, इस क्वेश्चन में दम है। शून्यक इतना -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है। -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या पूछा है, तो कितने संख्या हो सकते हैं। ऑप्शन दिया है 1 2 3 या 3 से ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका होगा ये 3 ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन 3 से ज़्यादा यानी 3 से अधिक जो होगा
वो सही होगा। कैसे सही होगा देखिए, यहीं पर हम थोड़ा बताने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर बताते हैं, थोड़ा सा साफ हो जाए। देखिए यहाँ देखिए आप, ये शून्य दिया है, शून्य यानी x इक्वल टू -2 दिया है, इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस दिया है तो x प्लस -5 हो जाएगा। बहुपद की बात करें तो ये एक बहुपद हमारा बन चुका है, ठीक है। ये अगर px लिखते हैं या qx लिखते हैं तो एक बहुपद बन चुका है। अगर इसी में x का गुणा कर देंगे तो 2 बहुपद हो जाएगा, और इसके बाद अगर स्क्वायर कर देंगे तब पर ही बहुपद बनेगा। अगर इसमें कोई और संख्या का गुणा भाग करेंगे तब पर ही बहुपद बनेगा। यानी सर जी ऐसे जब क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे, ये कहेगा कितने बहुपद बन सकते हैं सर जी, 3 नहीं, उससे ज़्यादा हम बहुपद बन सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन है, 3 से अधिक अनंत बहुपद बन सकते हैं। कोई समस्या आपको? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c नॉट इक्वल टू 0, यानी c किसी भी केस पे सजी 0 नहीं हो सकता, ठीक, शून्य के बराबर है, तो आपको बताना है c और a विपरीत चिन्ह होंगे, c और b विपरीत चिन्ह होंगे, c और a एक ही चिन्ह है, c और b एक ही चिन्ह है। ऐसे करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखें तो क्वेश्चन ये समान चिन्ह यानी v² - 4ac इक्वल टू बराबर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 4ac, अब यहाँ पर अगर उस साइड इसको कर रहे हैं तो b², यहाँ 4ac, यहाँ पर a और c हमने देखा दोनों क्या हैं, समान चिन्ह हैं, इधर भी और इधर भी दोनों समान चिन्ह आ रहे हैं, तो आप लिखेंगे a और c क्या है, समान चिन्ह है, ठीक। सर को देखिए क्या कर रहा है, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का है, नया चैप्टर है, देखिए ध्यान से। समीकरण 6x - 5y इक्वल टू 11 और 2x प्लस y इक्वल टू 17, यानी 17 से y का विलोपन करने पर x से प्राप्त समीकरण करिए। तो x के रूप में लाना है, y को क्या करना है, विलुप्त करना है, ऐसा कुछ कहा है। बढ़िया, अच्छा है क्वेश्चन। ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 17 है। सर जी क्या किया जाए, 17 है तो यहाँ पर हम लोग इसको विलुप्त करना है। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हो जाए तो ये कट जाएगा। समीकरण 2 में हमने क्या किया, 5 से गुणा, यहाँ इसको इसे रहने दीजिए, समीकरण 1 को कुछ मत करिए। समीकरण 2 में आप 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10x, यहाँ करेंगे प्लस 5y, यहाँ 17 पूरे 85, ये प्लस माइनस है कट जाएगा। 16x बराबर, इसे जोड़ लीजिए 6 9 96, 2, यही ऑप्शन क्या है आपका, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट दिया था, यहाँ पर काटा वाटा नहीं है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर -4, n बराबर इतना और an बराबर 4, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ऐसा दिया है, आपको फार्मूला प्रॉपर याद होना चाहिए। फार्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला नहीं याद है तब समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर फार्मूला याद है तो कोई समस्या ही नहीं है, आपके जीवन में कोई ग्रहण और नहीं लगेगा। ये क्या है, ए एन बराबर, ये फार्मूला है, ये फार्मूला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया क्या है, डी का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, ए एन का भी वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू पूछा है, बस इसमें रखिए, दिक्कत कहाँ है। ए एन बराबर 4 बराबर ए का वैल्यू निकालना है, एन का वैल्यू दिया है 7 -1, डी का वैल्यू दिया है -4, तो 4 इक्वल टू यहाँ पर ए प्लस माइनस करेंगे 6 -4, यहाँ हो जाएगा भैया +4, यहाँ ए, यहाँ 6 चौक 24 -24, इसको इस साइड ले आइए तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 4 + 24 बराबर ए, तो यहाँ पर आ गया ए बराबर कितना, 28 आ गया। ये हमारा आंसर है 28, यानी 4th ऑप्शन ठीक है। ठीक है,
फोर्थ ऑप्शन नंबर 1 का है। ये किसी समांतर श्रेणी में यदि, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में यदि ए बराबर इतना, डी बराबर इतना, n बराबर 101 है तो ए n ज्ञात कीजिए। सेम फार्मूला भाई, सेम फार्मूला में कोई अंतर ही नहीं है। यही है ए n बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ रखना है। तो यहाँ ए n का मान दिया है, कितना दिया है, ए n निकालना है। ए का वैल्यू दिया है 3.5, n का वैल्यू 101 माइनस 1, डी का वैल्यू 0। तो ये 0 इसमें गुणा होगा तो पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ए n बराबर 3.5, ये आ गया हमारा ऑप्शन। ये है ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो 3, ये बी ऑप्शन आपका क्या है, ठीक है। अगला क्या है, संख्याओं इतना को सूची बनाना है, किस रूप में आया है, यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन से समझ में आएगा ये क्या है। ध्यान दीजिए, इसको कैसे करेंगे हम लोग। थर्ड क्वेश्चन को, संख्याओं -10, -6, -22 को सूची, यानी यहाँ पर डी का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दिया है, सब डी के रूप में दिया है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हमको डी का फार्मूला पता होगा, a2 - a1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 यानी -6 है, और माइनस यहाँ 1 -10 है, तो -6 और +10 हो जाएगा कितना भैया, 4 हो जाएगा। प्लस का 4, एक दो और चेक करते हैं, डी बराबर d2 चेक करते हैं। मान लो d1 मान लिया, d2 मान लेते हैं, इसको चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कितना है, 22 नहीं है बल्कि 2 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 और माइनस यहाँ -6, तो कितना हो जाएगा भैया, -2 और +6 यानी 4, यानी ये 4 क्या आ रहा है, डी का वैल्यू आ रहा है, यानी सर्वांतर कितना हो जाएगा भैया, ये ऑप्शन नंबर वी होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम फोर्थ की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी इतने का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11th नंबर का पद पूछा है, 11वां पद पूछा है, यानी इसको कैसे करेंगे, 11वां पद निकालने के लिए कहा है। तो हम लोग करेंगे कैसे, फार्मूला आपको पता है, n-1 डी होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहले डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए आपको पता है कैसे करते हैं, डी निकालने के लिए यहाँ हम डी निकाल देते हैं, a2 - a1 करते हैं, तो हो जाएगा -5/2, और ये -5 है, तो हो जाएगा -5/2, और माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा, तो -5 और +10/2, तो आ गया 5/2। डी का वैल्यू आ गया 5/2, यहाँ पर रख दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू -5 है, प्लस n 11वां पद है। डी का वैल्यू आपने कितना निकाला है, 5/2, -5 प्लस ये माइनस करेंगे 10, 5/2 आप इससे काट दीजिए, तो ये हो जाएगा -5, और ये 5 या 25, माइनस करिए तो आ जाएगा भैया 20। ये 20 जो है, 20 इसमें से कौन सा ऑप्शन है, तो ये सेकंड ऑप्शन ये क्या है, राइट है, ठीक है। आप कैसे करेंगे भैया, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 और सर्वांतर -2 है, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। दोनों ए भी माइनस दिया है और डी भी दिया है, और 4 पद ज्ञात करना होता है। पहला ए, दूसरा a + d, तीसरा a + 2d, चौथा a + 3d, ऐसा ही हमको निकालना होता है। तो यहाँ पर -2 तो पहला दिया है। दूसरा क्या करेंगे सर जी, दूसरा आप सॉल्व करेंगे, यहाँ कर दे रहे हैं। तो a का वैल्यू -2 और प्लस d का वैल्यू माइनस, तो माइनस जुड़ जाएगा -4। दूसरा पद क्या आ गया, -4। यहाँ करेंगे, इसमें करेंगे -2
और माइनस लेंगे तो यहाँ माइनस जाएगा, 2 2 जा 4 यानी -6। यहाँ करेंगे तो -2, यहाँ 2 3 जा 6 -6 यानी -8। -2 -4 -6 -8 ऐसा ऑप्शन जो होगा उसे टिक लगाइए आप। यहाँ पर देखिए -2 लेकिन प्लस का है, ये गड़बड़ है। -2 -4 ये माइनस का 6 नहीं है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, यहाँ माइनस होना चाहिए। -2 -4 -6 -8 सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन ठीक है, सब माइनस पे दिया है, ये ऑप्शन क्या है, ठीक है। चलिए भैया अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कहा है उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद 2 -3 और 4 हैं का 21वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्रथम दो का उस समांतर श्रेणी जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 है, 21वां पद ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर A1 बराबर दिया है -3 और A2 बराबर दिया है +4। दो पद दिया है, 21वां पद पूछा है। तो 21वां पद हमसे पूछा है, फार्मूला आपको पता है A + n - 1 इंटू डी होता है। आपको पता क्या क्या है, A का वैल्यू पता है, तो A का वैल्यू कितना है -3 है, ये n का वैल्यू 21 है, -1 है। D निकाल लीजिए आराम से। D बराबर क्या होता है, A2 - A1। तो A2 का वैल्यू कितना होता है 4 -3, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा यानी 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा। यहाँ D का वैल्यू 7 हो जाएगा -3 और ये माइनस हो गया तो आ गया 20 × 7। ठीक है, इतना फिटफाट है। इतना करने के बाद क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। पहले गुणा होता है -3 7 दूना 14 140 हो गया, माइनस कर दीजिए 3 तो 137। ये हमारा आंसर है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 होगा, कौन सा पद होगा। यानी सर जी हमसे यन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया, यन पूछ रहा है। कहा है क्वेश्चन समांतर श्रेणी 21 42 63 84 कामा देकर डॉट डॉट का कौन सा पद 210 होगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ पर आपको दिया क्या है, A बराबर दिया है 21 और D निकाल लीजिए। D निकालेंगे A2 - A1 यानी 42 में से 21 माइनस करेंगे तो आएगा 21, 21 आ गया। सर जी इतना हो गया। इसके बाद कहा है कौन सा पद, यनवा पद का वैल्यू दिया है 210। ठीक है, तो यन का वैल्यू पूछा है। an बराबर A + n - 1 इंटू डी होता है। इसका वैल्यू दिया है 210। A का वैल्यू कितना है भैया 21, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू हमको दिया है कितना, दिया ही नहीं है, निकालना है। और D का वैल्यू है 21। ठीक है, इसी को हल करिए, काम खत्म। 210 यहाँ सॉरी ये कॉल है, यहाँ पर 21, यहाँ करेंगे n, गुणा कर दीजिए इसका 21n - 21। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको 21 और यहाँ पर ये प्लस माइनस खत्म, ये घट गया, आ गया कितना 21n। ये इससे काट दीजिए तो कितना हो गया सर जी, n बराबर 10 यानी 10वां जो पद होगा भैया वो हमारा क्या होगा 210 आने वाला है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन है 10वां नंबर, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका सही है। यानी 10वां जो आएगा n का मान 10 आएगा
वही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो A18 माइनस A13 है। A18 और A13 ज्ञात करना है और सर्वांतर दिया है, तो कैसे करेंगे? D आपको दिया है, किया कैसे जाएगा एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर 5 है तो A18 माइनस A13 ज्ञात कीजिए। D बराबर दिया है, कितना दिया है भैया? 5 दिया है ना भैया, इतना दिया हुआ है। करेंगे कैसे देखिए ध्यान से, इतना दिया है तो A18 आप पहले A तो निकालिए सही से, तो 18 यानी नवा पद के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये नवा पद के लिए A18 दिया है, यानी ये 18 बराबर A का वैल्यू पता नहीं, n 18 माइनस 1 D 5 दिया हुआ है। इससे हम लोग A18 निकालेंगे भैया, A प्लस 17, 17 पूरे 85, इतना आ गया, 17 पूरे 85 आ गया। अब A13 निकालिए सेम इसी प्रकार से, तो कितना हो जाएगा? A प्लस 13 में से 1 गया, आ जाएगा 12, 5 12 पंजे 60, ये 60 हो गया A13 का वैल्यू। ठीक, कहा क्या है? माइनस करना है, इसको और इसको कर दीजिए माइनस, यानी यहाँ कर दे रहे हैं A18 माइनस A13, तो यहाँ हो दिया इसका वैल्यू कितना? A प्लस 85 माइनस A माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो इतना हो जाएगा। A इससे कट गया, 85 में से 60 माइनस करिए तो आ गया 5 और 2 25। ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन राइट है। थोड़ा हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका टाइम बचे, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ मेथड बता दे रहे हैं आपको समझ में आ जाए। एक दो बार वीडियो अगर आपको ना समझ में आए तो आराम से करके देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आएगा। मिलते इसको देखिए, समांतर श्रेणी -11 -8 -5 डॉट डॉट 49 के अंत से चौथा पद है, चौथा पद है, अंत से चौथा पद है, तो अंत से चौथा पद के लिए फार्मूला क्या होता है? ये देखिए, अंत से या नवा पद, यहाँ फोर्थ चौथा पूछा है, चौथा पद के लिए क्या लगाएंगे? लास्ट में यल अंतिम संख्या है 49 माइनस यहाँ 4 माइनस 1 और डी निकालेंगे सर जी। डी बराबर क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो A2 कितना है? -8 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, आ जाएगा 3 आ जाएगा ना भैया। 3 आ गया तो हो गया, हो जाएगा कितना हो जाएगा? हो जाएगा 49 और 3 आ जाएगा भैया, यहाँ पर आ जाएगा कितना? ये डी यहाँ 3 आया है भाई ना, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 3 त्रिका 9 पूरा कर देते हैं, 9 आ गया कितना सर जी? 40। ध्यान देखिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? 40 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन ये बी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन सा है? तो इस चैप्टर में ये ध्यान से देखिए, गॉस है। कौन है भैया? गॉस है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -5 और सर्वांतर 2 है तो उसके प्रथम 6 पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है? फार्मूला होता है यस n बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस छठवां पद कहा है, यहाँ निकालना है 6/2, यहाँ a का वैल्यू प्रथम पद -5 दिया है और प्लस n 6 माइनस 1, डी कितना होगा? सर्वांतर भी दिया है, 2 दिया है। आसान सी बात है भाई,
यहाँ 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ 2 है, ये है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इधर, तो हो जाएगा कितना सा जी 3, और ये 5 दूना 10, ये प्लस माइनस, ये 5 दूना 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0, और गुणा करेंगे 0, ये हमारा आ जाएगा आंसर 0। ऑप्शन दिखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन ठीक है। चलिए मिलते हैं। देखिए क्या करा है, समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है? कैसा त्रिभुज है भैया? तो समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लो ABC ऐसा दिया है, कहा इसके मध्य बिंदु, इसके हमने एकदम मिडिल पॉइंट पे लिए हैं, मध्य बिंदु से जो त्रिभुज का निर्माण होगा वो कह रहा है कौन सा होगा, तो ये वाला बताना है। ABC हो गया है, DEF बताना है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा सर? तो ये भी समद्विबाहु होगा, एकदम रट लीजिए। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब इसी को टिक मारिए, समद्विबाहु त्रिभुज होगा आपका एकदम 100%, एक विकल्प आंसर आपको आ गया है। ऐसा क्वेश्चन आता है, आप बढ़िया से देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए भैया इसको। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 32 वर्ग सेमी और 48 वर्ग सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग 24 वर्ग सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा का वर्ग का कितना होगा, कितने वर्ग सेमी होगा, ये कहा है वर्ग सेमी कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे भैया इसको, ध्यान समझिए। आप लिखेंगे पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लिखने की ज़रूरत है नहीं, बस हमको लगाना है। लेकिन हम थोड़ा थोड़ा लिख के दिखा दे रहे हैं, जिससे मान लो ऑब्जेक्टिव के बदले सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाए तो आप आराम से कर पाएँ। देखिए ध्यान से, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एक भुजा का वर्ग बटे दूसरे भुजा का वर्ग, ये होता है फार्मूला हमारा। अब इसको क्या करेंगे सर, क्योंकि समरूप त्रिभुज है तभी ऐसा होगा। इसका दिया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 32 लिखेंगे, दूसरे का दिया है 48 यानी 48, एक भुजा का वर्ग दिया है, कितना दिया है 24, और दूसरे का हमसे पूछा है, मान लो इसको x मान लेते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। इसी काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 काट दिए इसको। अब क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ करिए 4x, इसका करेंगे 3 × 48, ठीक है, इसको काट दीजिए। तो आ गया कितना सर जी, आ गया 1 और 2 आ गया, तो इसको गुणा कर दीजिए, तो आ गया कितना 36 आ गया। कितना आ गया भैया 36 आ गया। तो 36 ऑप्शन जो दिखेंगे वही होगा। तो ये 36 ऑप्शन हमारा कौन है, सी ऑप्शन हमारा सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इस प्रकार से आप करिएगा। इतना हम टाइम लगा रहे हैं क्योंकि हमको समझाना है, आप फटाफट करेंगे, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से, देखिए क्या लिखा है। कहा है 2 समरूप त्रिभुजों के, 2 समरूप त्रिभुज दिया है, ठीक है। समरूप त्रिभुज जब कहे तो आपको माइंड होना चाहिए कि इतना अपन इतना, यानी बटे हम कर सकते हैं। अपने त्रिभुज का पूरा पढ़ा होगा तो सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ क्या है, त्रिभुज की बात कर रहा है। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी दिए सेमी हैं, यानी 2 त्रिभुज हैं, उसके परिमाप दिए गए हैं। परिमाप हमको कितना दिया गया है, परिमाप एक का 30 दिया गया है और एक का 20 दिया है। यदि पहले त्रिभुज के एक शीर्ष की ऊंचाई की माप
12 सेमी है। कितना है भैया? 12 सेमी है। ये थोड़ा छूट गया था। 12 सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत ऊंचाई का माप ज्ञात कीजिए। सर आप कैसे करेंगे? ये देखिए, पहले फिगर आप समझिए, थोड़ा सा फिगर समझेंगे तो खूब बढ़िया समझ में आएगा। देखिए फिगर, 2 समरूप त्रिभुज हैं, ये हमें बोल दिया है। समरूप सजी बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन उसी जैसा दिखना चाहिए। ठीक है, हमने मान लो एक मान लिया ए बी सी, एक मान लिया पी क्यू आर कर लिया। अब यहाँ से कहा है इसके मध्य एक कोई रेखा आया है, इसको मान लो डी मान लिया, पी क्यू आर एस मान लीजिए इसको। फिर समझिए, समझ लीजिए बाबू ध्यान से। 2 समरूप त्रिभुजों के हमने समरूप त्रिभुज बना दिया कि परिमाप क्रमशः 30 और 20 दिए हैं। मान लो इसके परिमाप 20 दिए होंगे, इसके दिए होंगे 30, क्योंकि बड़ा है भाई। ठीक है, इतना दिया है। कहा है पहले त्रिभुज की एक शीर्ष की ऊंचाई 12 सेमी, ये शीर्ष की ऊंचाई है, ये दिया है 12। ठीक है, दूसरे का पूछा है, मान लिया हमने एज्यूम कर लिया x। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो कैसे करेंगे। हमको पता है अगर ऐसा समरूप होता है तो ए अपसंगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने समरूपता का नियम पढ़ा है। तो ए बी अपान क्या हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। सर इसके ए सी अपान क्या लिख सकते हैं? पी आर लिख सकते हैं। और बी सी अपान क्या लिख सकते हैं? क्यू आर लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं, इतना तो लिखा जा सकता है। अब तीनों का जो परिमाप कहा है, इसका परिमाप, तो तीनों वाले को जोड़ दो, परिमाप बन जाएगा। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या ए सी चाहिए लिखो। ठीक है, इसका क्या है? इसका हो जाएगा सर जी पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ऐसा दिया गया है। इसका परिमाप दिया है छोटे वाले का, ये 20 दिया है, और इसका क्या दिया है? 30 दिया है। ऐसा हमें छोटा बड़ा चाहे जो ऊपर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसा दिया है। फिर कहा है कि इसकी एक ऊंचाई भी दिया है, तो इसको कैसे करें सर? अब हमको पता है ऐसा दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ये मान लो दिया है, तो ये जब दिया है तो यहाँ हम परिमाप दिया है, तो आप इसको काट दीजिए, तो हो जाएगा 2/3 बराबर क्या हो जाएगा? पी, ये इतना बट्टे इतना भी हो सकता है, तो हम इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे? लिखेंगे पी एस बट्टे ये ए डी। ठीक है, तो ए डी आपको इसका वैल्यू दिया है, कर लेते हैं 2/3, और यहाँ पी एस रहने देते हैं। इसका दिया है कितना? 12 दिया है। इसका गुणा कर दो, गुणा करेंगे 3 चौका 12 और फिर 4 दूना 8, यानी पी एस बराबर कितना आ गया? 8। ऑप्शन देखते हैं कौन है। ऑप्शन हमारा 8 आना चाहिए। 8 ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। ठीक, हम आते क्वेश्चन क्या करा भैया? सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 6/3 सेमी, ए सी बराबर 12 सेमी और बी सी बराबर 6 सेमी। तो हम लोग एक फिगर का निर्माण करते हैं। फिगर कैसा है? फिगर कह रहा है कि एक वी सी दिया, ए सी दिया है, यानी कुछ ऐसा हम बनाते हैं। ऐसा इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक भुजा क्या दिया है? बड़ा दिया है, तो हमने ले लिया यहाँ पर ए, ये बी और ये सी। ए सी दिया है हमारा कितना? 12 और बी सी दिया है 6 और ए बी दिया है कितना? 6/3 करा है तो बी कोण ज्ञात कीजिए। कोण बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कोण बी हमें ज्ञात करना है। तो सर जी कैसे ज्ञात करें? कोण बी कैसे निकालें? कोण बी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पहले चेक करते हैं लंब कर्ण आधार, पाइथागोरस। अगर ऐसा चेक करते हैं, अगर इस रूप में ये बन रहा है तो 90 डिग्री होगा, और नहीं बन रहा है तो कुछ और होगा। तो चेक करते हैं, ये कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर है 6 करोड़ी में 3 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसको करेंगे तो 144 आएगा भैया। इधर करेंगे 6 × 36 और 3 गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 और 3 × 3 = 9, 1 10, 108 आ गया। और ये 6 × 6 = 36 हो गया। इसको ऐड करिए, 8 × 6 = 14, 1 कैरी, 3 × 1 = 4, दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर, यानी राइट एंगल है, 90 डिग्री कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड ऑप्शन क्या है आपका सही है। चलिए देखिए क्या है, शीर्षों 0,4, 0,0 और 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मैंने शीर्ष दर्शा दिया, अब इसका परिमाप पूछा है। परिमाप यानी ये मान लो हमने बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये तीनों का योग को हम लोग परिमाप कहते हैं। तो सर तीनों का योग कैसे निकलेगा, बस बीच की दूरी का फार्मूला हमको पता है। बीच की दूरी यानी AC के बीच की दूरी √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, ऐसा दिया है। ठीक, इतना कर लिए। अब यहाँ पर ये मान लो x1 y1, ये x2 y2 है, तो रखते हैं फट से इसमें। x2 0 - x1 कितना है 3, इसका स्क्वायर, और प्लस y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 0 है का होल स्क्वायर। तो आ गया कितना 3 × 3 = 9 और ये 4 × 4 = 16, 25 हो गया। 25 कितने का वर्ग स्क्वायर रूट है, तो 5 का स्क्वायर रूट है। ये हमारा AC आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं AB के बीच की दूरी। सेम फार्मूला, AC के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यही x1 y1 मान लो इसको, तो क्या हो जाएगा भैया x2 का 0, x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 4, y1 0 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भैया, ये 0 ही हो गया, ये 4 × 4 = 16 हो गया। 16 कितने का वर्ग है 4, ये 4 आ गया। ये निकालते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं इसके लिए। तो क्या करेंगे, अच्छा एग्जाम में आपको इसे दर्शाना नहीं है, ठीक ना, इस वाले हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब आपको इतना लिखना भी नहीं है, बस फटाफट करना है। वहाँ पर कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं BC के बीच की दूरी कैसे करेंगे, x2 यानी 0, x1 कितना है 3 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, y1 कितना है 0 है का होल स्क्वायर, यानी 3 आएगा। 3 × 3 = 9, 3 का है, तो यहाँ आ गया 3। सब ऐड कर देते हैं तो हम परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप कितना हो जाएगा भाई हमारा, तो ये 3 4 7 7 5 12, 12 ऑप्शन जो हो सो टिक मारो फट से। ये ऑप्शन नंबर V हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए बढ़िया से, कहा है शीर्षों ये दिए गए हैं, उसका परिमाप पूछा था, हमने कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन इसमें आते हैं। अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव बन रहा है तो सिंपल एकदम बना है, एकदम कुछ है ही नहीं। ये देखिए कहा है, ये बिंदु P बराबर कितना दिया है -6,8 और मूल बिंदु मतलब 0,0, मूल बिंदु मतलब क्या भैया 0,0। अब इसके लिए फार्मूला वही होता है, बस अगर यह यहाँ डायरेक्ट लिख दो, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ये -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 के 36 और ये हो जाएगा 18 64 100 यानी 10 जो ऑप्शन हो मार दो, टिक फट से काम खाली। ठीक ना, सिंपल क्वेश्चन था भाई, क्या ही करना है इसमें। ये कहा यदि बिंदुओं दिया है, कितना दिया है बिंदु हमको दिया है, बिंदु हमें दिया है 4, P और 1, 0 के बीच की दूरी 5 दिया है, D हमको 5 दे दिया है। तो फार्मूला अभी हम लोग पढ़े ही है, √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस यहाँ 5 दिया ही है, यहाँ करेंगे √ में x2 का वैल्यू x1 मान लो, x1 y1 ये x2
y2। तो ये x2 का वैल्यू कितना है 1, x1 का वैल्यू कितना है 4 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 0, y1 का वैल्यू है p का होल स्क्वायर। ऐसा कर लेते हैं। ऐसा करने के बाद आगे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ करते हैं ये 5 इसे रहने दो भैया इसको, और यहाँ घट जाएगा 3 यानी √-3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग 9 और ये प्लस p का स्क्वायर। सर प्लस कैसे हो गया, माइनस का वर्ग हो गया प्लस हो गया। अब दोनों पक्षों को वर्क कर लीजिए, तो यहाँ वर्क करेंगे तो 25 हो जाएगा और यहाँ वर्क करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। भैया इसको इस साइड ले जाइए, तो 25 - 9 और ये p स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा। 16 आएगा तो p स्क्वायर बराबर 16 उधर ले जाएंगे, रूट में हो जाएगा ±4 आएगा, इधर आएगा रूट हो जाएगा। रूट यानी करड़ी बाहर, हम एक लाइन आउट करते हैं भाई, अंडर रूट में 16 यानी प्लस माइनस कितना 4। दूरी है, दूरी नेगेटिव होगा नहीं, सिर्फ ℵ2 वाला आंसर लेंगे। तो ℵ2 देखते हैं आंसर कौन सा आया है, ऑप्शन नंबर ए। माइनस नहीं लेंगे भैया क्योंकि दूरी नेगेटिव नहीं होती। ठीक, अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन ध्यान से। पहला हमने क्वेश्चन लिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टैन थीटा का वैल्यू, तो टैन थीटा सर कैसे आएगा, टैन थीटा का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर टैन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटे कास थीटा इतना होता है। क्या हम लोग साइन थीटा यहाँ कास थीटा बराबर आप √1 - साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, ये फार्मूला होता है सर संख्या का। हम लोगों ने इतना लिख लिया, साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा 1 - साइन का वैल्यू कितना है तो 3/5 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3/5, यहाँ हो जाएगा कितना 1 - 3 त्रिक का 9 और 50 25, इसको करेंगे 3/5। यहाँ पर क्या करेंगे रूट में 25 और यहाँ पर सगुड़ा करेंगे -9/25 यानी 25 आ गया। यहाँ हल करेंगे हम लोग तो 3/5, यहाँ हो जाएगा ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/25। यहाँ आप 3/5 यहाँ करेंगे तो यहाँ आएगा 4 और नीचे 5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आ गया 3/4। जो ऑप्शन सही होगा 3/4 वही टिक करेंगे। तो ये 3/4 पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन हमारा ठीक है। इस प्रकार से आप फर्स्ट जल्दी कर पाएंगे, वहाँ पर जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग बताने का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से अगर सब्जेक्टिव भी आता है तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। साइन 15/cos 75 का मान पूछा है, क्या है इसका मान बताइए। इसका मान तो 1 होता है, हम बता दे रहे हैं कैसे होता है। आप इसमें ऐसा क्वेश्चन रहे तो या तो ऊपर चेंज करिए या तो नीचे चेंज करिए, दोनों को 90 में कन्वर्ट करिए। तो आपका जब ये 90 - थीटा ऐसा 90 + थीटा ऐसा आप जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ अगर इसको हमको इसको ब्रेक करना हो, दो भागों में तोड़ना हो, तो ये इसको 90 में तोड़ेंगे तो 90 में से का ही घटा दे कि 15 आ जाए। अगर 75 अगर आप 90 में से घटाएंगे, 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना लिखा रहेगा, ये 15 ही लिखा है। यानी हमने 15 को दो भागों में ब्रेक किया है कि फार्मूला बन जाए। क्या बन जाए, फार्मूला बन जाए, इसलिए हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो यह साइन यहाँ 90 - 75, अब ऊपर आप तोड़ लिए हैं तो नीचे नहीं कुछ करिए, अब नीचे जैसा वैसे रहने दीजिए। तो ये है cos 75, ये साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा यानी cos 75 आ जाएगा। यहाँ cos 75 था ही, ये सेम था, कट गया, कितना आ गया 1 आ गया भैया। इस प्रकार से आप क्या करेंगे 1 को आप टिक करेंगे। ठीक है, अगला है देखिए तीसरा क्वेश्चन एकदम सेम इसी जैसा है, जैसे ये किए हैं ऐसे ऐसे करिए। आप इसको ब्रेक करिए तो ये हो जाएगा 90 - 81 और इसको 90 - थीटा, तो यहाँ दोनों सेम हो जाएंगे जैसे अभी अगला हुआ है, और दोनों कट के कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा भाई। एकदम ध्यान से देखिएगा,
अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए। इसको हम लोग करेंगे, यहाँ कहा है सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यह साइन को आप मत तोड़िए, ऐसे रहने दीजिए। सेक का 1 क्या होता है, कास स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा इतना बराबर होता है टैन स्क्वायर थीटा। देखते हैं किस रूप में दिया है, इसी रूप में दिया है। तो ये ऑप्शन क्या हमारा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भैया, टैन स्क्वायर थीटा। देखिए ये सब बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हैं और इसलिए हमने इसको आपको दे रहे हैं कि आप इस टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट तो होते नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ जाकर आपको टाइम बचेगा और जल्दी से कर पाएंगे। इसको कैसे करेंगे सर जी, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, लेकिन ये भी आराम से हो जाए। देखिए इसको कैसे करेंगे भैया। तो ये लिखा कितना है, ये लिखा है 1 प्लस टैन को क्या हम लोग साइन थीटा बटे काश थीटा लिख सकते हैं, श्योर लिख सकते हैं। ये सेक है तो इसको 1 बटे काश थीटा लिख सकते हैं भैया। 1 प्लस ये काट लिखा है तो एक यहाँ क्या लिख सकते हैं, काश थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। ये माइनस कोसेक लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, 1 बटे साइन थीटा लिखा जा सकता है। ठीक है, आराम से इसको हम लोग लिख लिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को यानी इन तीनों का आप ले लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम आ गया काश थीटा, यहाँ हो जाएगा ऊपर काश थीटा, यहाँ काश से काश कैंसिल आउट हो गया तो साइन थीटा, यहाँ 1 आ गया। इसको ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ सेम उसी प्रकार है तो इसको कर लीजिए। यहाँ क्या है, एलसीएम लेंगे तो साइन, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ये काश थीटा और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसा हो गया भैया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, तो ये गुणा कर दीजिए इसका। तो देखिए ये और ये, इसको पूरा आप ए समझे, इसको बी समझें। ये क्योंकि यहाँ पूरा ये सेम है, आगे पीछे कर लेंगे। ऐसा है साइन थीटा काश थीटा प्लस 1, ये काश थीटा है और ये साइन थीटा काश थीटा माइनस 1, नीचे साइन थीटा है। ये दोनों आपका सेम, ये और ये सेम दिखाई दे रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमने 1 को समझा है। ठीक, और नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा काश थीटा। इसको थोड़ा सा हम लोग ब्रेक करेंगे यानी ओपन करेंगे फार्मूला के अनुसार, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, वी स्क्वायर यानी काश का स्क्वायर और प्लस 2ab और यहाँ हो जाएगा 1, नीचे साइन थीटा काश थीटा। तो सर ये क्या हो जाएगा, इतना बराबर तो हो जाता है 1। इसको हम इधर करते हैं। ठीक, तो इतना बराबर कितना हो जाएगा भाई, इतना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए दिया है साइन स्क्वायर थीटा काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और ये 1 और 1 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए इसका बराबर 1 होगा और यहाँ -1 है तो प्लस और -1 खत्म हो जाएगा। बचे कितना, बचेगा हमारे पास 2 साइन थीटा काश थीटा बटे यहाँ साइन थीटा और काश थीटा नीचे था ही, ये कट दिया। कितना आ गया भैया, 2 आंसर आ गया। कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। तो ऑप्शन देख रहे हैं कैसा है, यहाँ ऑप्शन 2 है, हमने इसको टिक लगा दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन कैसे करेंगे भैया, टैन थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इसको, क्या टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा बटे काश थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा को से रहने दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। सर ये साइन ऊपर से क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। तो हो गया 1 अपान काश थीटा बराबर 1, इसका कर दो यहाँ गुणा, तो आ गया कितना, काश थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया,
1 आ गया और कास कितने का मान 1 होता है, तो कास थीटा बराबर कास 0 अंश का मान होता है। समझ लिए कास कास कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो ऑप्शन है वही हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमसे कर रहा है थीटा जो है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है के लिए कास 90 माइनस थीटा बराबर है। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बहुत सिंपल है भाई, ये साइन थीटा होता है। कुछ सिंपल क्वेश्चन भी इसमें आ गए हैं, देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से भैया, ये क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है, सिंपल सा लेकिन है, थोड़ा आपको देखने में ऐसा लग रहा है लेकिन बहुत है सिंपल। ये देखिए 9 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो सर इतने का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया, तो ये आ गया सर कितना, 9 आंसर आ गया, जो ऑप्शन 9 है टिक मार दो उसको। अगला क्या है, ये क्वेश्चन करा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए। इसको कैसे करेंगे, तो इतना बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है समीकरण का सेक स्क्वायर ए, क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और इतना बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, तो ये सेक को हम लोग 1 अपान कास स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कोसेक को 1 अपान साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका गुणा यहाँ करा दो, इसका गुणा यहाँ करा दो, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कास स्क्वायर थीटा, और इतना बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है भैया, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जो ऑप्शन tan हो या हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है कि सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा की माप ज्ञात कीजिए, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी रेडियन में आंसर दिया है, तो रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसे तो जाने, सेक थीटा बराबर 2 दे रहा है, तो थीटा बराबर आ गया कितने का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है। सेक 2 बराबर क्या होता है, 60 डिग्री का वैल्यू होता है। इसको हम अगर रेडियन में बदलें, तो रेडियन में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 60 इंटू पाई बटे 180 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 6 त्रिक 18, तो आ गया कितना भैया, पाई बाई 3। पाई बाई 3 ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, सही है। ठीक है, अब जबरदस्त मैंने क्वेश्चन लिया है, एक जानदार क्वेश्चन लिया है। पहला तो सिंपल सा है, इसके बाद नंबर 1 क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में कई बार आए भी हैं और आएंगे भी, इसलिए आप उसको खूब ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है, उसकी त्रिज्या पूछा है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बराबर 154 लिया गया है। तो पूछा है हमसे रेडियस यानी आर पूछा है, तो आराम से हम लोग कर पाएंगे। आर को इधर रखिए, 154 बट्टे पाई, पाई का वैल्यू आपको पता होगा, 154 बट्टे होता है 22 बट्टे 7, ये पलट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 154 और इंटू 7 बट्टे 22, 22 सत्ते, ये कट गया भैया, कितना हो गया, 7 इंटू 7, ये आ गया आर स्क्वायर बराबर, यानी आर बराबर इस जाएगा रूट में 7 इंटू 7, यानी स्क्वायर रूट हो गया, कितना आ गया, 7 आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बहुत ज़्यादा 3-5 नहीं था, एकदम सिंपल क्वेश्चन, टिक लगा दिए। अब देखिए इसको हम आराम से आपको बताएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये जो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हैं एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, एकदम ध्यान से आप लोग देखिए। इनमें से तो छपना ही छपना रहता है हर साल, या ये टपक जाता है, इसलिए आप इसको एकदम गंभीरतापूर्वक देख लीजिए, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए इसको आप आराम से देखें, कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल से होगा, क्या होगा, दुगुना होगा, बराबर होगा, चौगुना होगा, तिगुना होगा। ये वाला कन्फ्यूजन देता है क्वेश्चन। आप लोग देखिए 2 क्वेश्चन देखेंगे, आपको समझ में आएगा, हाँ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर क्या है। ये अंतर आप
अभी आप क्लियर कर पाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। तो ये मान लो मूल जो है पहली बार तो हमारा जो त्रिज्या होता है वो r था, वृद्धि करने के बाद कहा है 100% वृद्धि हो गया। वृद्धि कितना हुआ है, 100% हुआ है, तो 2r होगा। श्योरली बात समझ में आया होगा भाई, दुगुना हो गया भाई। 100% का 100% वृद्धि हुआ है तो 2r हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल के लिए आपने फार्मूला पढ़ा है पाई r स्क्वायर, ये मूल के लिए है। अगर इसे तो दुगुना हो गया है वृद्धि के बाद, तो वृद्धि के बाद सर जी क्या हो जाएगा, पाई और यहाँ 2r स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा भैया पाई और ये 2 दूना 4 और ये पाई और ये r स्क्वायर। कितना हमें दिखाई दिया, ये होता है मूल है, पहले वाला है, वृत्त का क्षेत्रफल है। और वृद्धि होने के बाद क्या हो गया, तो ये 4 आ गया क्या भैया, यानी 4 गुना हो गया। क्या हो गया, 4 गुना हो गया। एकदम सही समझ में आएगा हमको, तो लग रहा है एकदम बढ़िया समझ आया। देखो मूल वाला हमने यार ही लिया था, इसका 100% जब हमने बढ़ाया तो हो गया दुगना हो गया भाई, 2r हो गया। इसका क्षेत्रफल का फार्मूला वृत्त का ये होता है। और वृद्धि किया, वृद्धि 2r का स्क्वायर किया तो कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल है और ये क्या है, उसका 4 गुना आया है। ये पाई r स्क्वायर का 4 गुना है, तो ऑप्शन आप टिक करेंगे 4 गुना। अभी देखिए ये क्वेश्चन उसी जैसा है, लेकिन कितना अंतर है इसमें देखिए। इसका ये 4 गुना बोलकर यहाँ 400% नहीं बढ़ाइएगा, नहीं तुरंत नाश हो जाएगा क्वेश्चन, आप गड़बड़ा जाएगा। देखिए आप देखिए ध्यान, तो इसके परसेंटेज में कितना वृद्धि होगा, तो हमको अभी पता है उसकी त्रिज्या में 100% वृद्धि हुआ है। तो मूल था r और वृद्धि होने के बाद कितना हुआ है, तो 100% वृद्धि हुआ है तो 2r होगा। क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। कितने में से होगा भाई, पाई r स्क्वायर में से होगा। और कितने में से होगा, अब इसमें से हुआ है, यानी कुल मिला कितना हो गया है, 3 पाई r स्क्वायर की वृद्धि हो गई है। तो वृद्धि का परसेंटेज अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि इंटू कितने से हुआ है, पाई r स्क्वायर इंटू 100। ये इससे काट देंगे, आ गया 300%, यानी 300% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, देखिए 300% इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि 50% कम कर दी जाए, यदि वृत्त की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कम होगी, कितने की कमी होगी। ये देखिए, इसको एकदम मोस्ट लगा लीजिए, क्योंकि अगले साल ये आया था तो हो सकता है इस साल ये आए, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट लगाइए एकदम ज़बरदस्त। तो ये मान लिया कि मूल त्रिज्या क्या है, r है। ठीक है, मैंने माना मूल त्रिज्या क्या है, r है। अब इसमें क्या हो रही है, 50% की कमी हो रही है, तो r यहाँ 50/100 तो हो जाएगा कितना भैया, तो हो जाएगा 2 आ जाएगा। यानी सर जी r माइनस r/2 कुल आ गया कितना सर जी, r/2 आ गया, r/2 आ गया कमी होने के बाद। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कमी का। कमी में सर जी कमी क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर जी कितने में से कमी हो रहा है, 4 पाई r स्क्वायर में। ये होगा, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर/4। तो मिला जुला कितना आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर/4। ये माइनस कर देंगे बाबू, हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर/4। ये सर जी कमी आया है। ठीक है, ये कमी आ गया है। कमी परसेंटेज चाहिए हमको, कमी परसेंटेज चाहिए। कमी परसेंटेज निकालने के लिए ये लिखते हैं पहले, पाई r स्क्वायर/4 अपान पाई r स्क्वायर इंटू 100। ये पलट के यहाँ जाएगा, यानी ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो हो जाएगा कितना भैया,
थोड़ा शार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना है, सब्जेक्टिव नहीं करना है कि आपसे क्या माना है, क्या लिखे आराम से, आपको जल्दी बताना है हमको। तो यहाँ क्या करेंगे, हो जाएगा 3/4 इंटू 100, तो 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, 75%। कितना है भैया, 75%। जो ऑप्शन हो पहला ऑप्शन है, टिक लगाओ इसको, ठीक है ना। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन तो समझ लो कि आ ही सकता है, क्योंकि भाई हर बार इसमें से एक दो क्वेश्चन इधर उधर से आते ही आते हैं। तो या ये आ जाए या तो ये आ जाए, कोई ना कोई इसमें से आ ही जाएगा, इसलिए आप ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वृत्त की त्रिज्या a है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, और त्रिज्या बोला है a है, यानी r के स्थान पर a रख दीजिए, काम खत्म। 2πa जो ऑप्शन हो मार दीजिए, ठीक। कहाँ है, 2πa, एकदम सिंपल सा था भाई ये। अगला देखिए, वृत्त का व्यास r सेमी है हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मूल सूत्र क्या होता है भैया, πr² होता है, यानी ये रेडियस होता है। व्यास दिया है हमें, व्यास दिया है, कितना दिया है, r, तो त्रिज्या क्या हो जाती है, r/2। यहाँ रख दीजिए πr/2 का होल स्क्वायर, तो पाई ये r²/4 हो जाएगा, यानी πr²/4 जो ऑप्शन आया हो उसे हम लोग टिक लगाएंगे। तो पाई यहाँ पर है ये ऑप्शन, ठीक है। 1/4 πr² वर्ग सेमी। अगला क्वेश्चन क्या है, उस वृत्त की परिधि, उस वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 14 सेमी है होगी। उस वृत्त की परिधि पूछा है, त्रिज्या दिया है। ये तो काफ़ी सिंपल हो गया भाई, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। परिधि है 2πr होता है, 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू दिया है 14, 7 दूना 14, 44, 88 हो गया। 88 ऑप्शन जो आया हो मार दीजिए, ठीक। ये हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक गाय मैदान में रस्सी द्वारा खूंटी से बंधी है। यदि रस्सी की लंबाई 14 मीटर है हो, वह जिस हिस्से की घास चर सकती है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे देखिए, ध्यान समझिए, ऐसा कुछ है, यहाँ गाय है और एक खूंटी से बंधी है, 14 मीटर उसका यहाँ से है, तो ये ऐसे घूम घूम कर चलेगी, ये ऐसे पूरा मिलाकर एक सर्कल बना लेगी। सर्कल बना लेगी तो सर्कल जब बन जाएगा तो उसका क्षेत्रफल पूछा है, इसी क्षेत्रफल पूछा है, तो सर्कल का क्षेत्रफल लगा दीजिए, काम खत्म। πr² होता है, तो पाई 22/7, r दिया है कितना, 14 दिया है, 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 7 दूना 14, 22 दूना 44, इसका कर दीजिए गुणा, जो आए आंसर 14 चौका 56, 5 56, 56 और 5 61, 616 वर्ग सेमी। ये हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ध्यान से। यदि आधार का परिमाप 33 मीटर है तब शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कोई शंकु है, उसके आधार की परिमाप दिया हुआ है। आधार की परिमाप का मतलब ये वाला पार्ट दिया है, यानी सर्कल का परिधि दिया हुआ है। 33 दिया है, त्रिज्या पूछा है। ये क्या होता है, इसका फार्मूला होता है 2πr बराबर कितना दिया है, 33 दिया है। तो यहाँ करेंगे, इसको r का वैल्यू पूछा है, इसको करेंगे 33, यहाँ हो जाएगा 2π का वैल्यू 22/7, ये पलट कर यहाँ पहुँचेगा तो हो जाएगा कितना भैया, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 3 × 7, यहाँ पर 22 दूना 44, काटिए 11 से, 11 त्याई 33, 11 44, तो आ जाएगा कितना, r बराबर 7 × 21/4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, 21/4, ये ऑप्शन क्या है, राइट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्धगोलाकार कटोरी की एक कोर की परिधि 132 सेमी है, तब व्यास होगा। व्यास पूछा है,
यानी परिध दिया है, अर्धगोलाकार का दिया है, गोला का होता है 4 पाई आर, तो अर्धगोला का हो जाएगा 2 पाई आर। इतना बराबर दिया है 132। तो हमसे व्यास पूछा है, पहले आर तो हम लोग निकालें, तो हो जाएगा 132/2 पाई की वैल्यू 22/7 पलट जाएगा 132, ये हो जाएगा कितना 11 दूना 22, 11 एक्का 11, 11 दूना 22, इससे ही काट देंगे तो हो जाएगा कितना भैया, हो जाएगा 6 × 7/2 है, इससे काट दिए तो आ गया सर जी 3 × 21, ये आ गया। व्यास पूछा है, डी पूछा है, तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, 42 यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन पूछ कह रहा है एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की परिधि 44 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर, शंकु का आयतन पूछा है। सॉरी, देखते हैं क्या लिखा है। हाँ, शंकु का, एक लकड़ी के ठोस शंकु के आधार की परिधि इतना है और ऊंचाई इतना है, शंकु का आयतन पूछा है। तो शंकु का आधार परिधि यानी 2 पाई आर बराबर दिया है 44। आधार शंकु का तो यही होता है और यही सर्कल लगा हुआ है। इतना हो गया। इसको करेंगे तो 44 यही 22 × 2 × 7 हो जाएगा। अभी हम जस्ट किए हैं 11 दूना 22, 11 44, इससे 2 कट गया, 7 आ गया। 7 आ गया, क्या त्रिज्या आ गया इतना। और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, h बराबर दिया है 9। तो कहा है आयतन, शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1/3 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7, ऊंचाई है 9, इससे ये काट दीजिए, 3 × 3 = 9 काट दीजिए, बचा जो है इसको गुणा कर लीजिए। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, इसमें 3 का गुणा करिए तो 3 चौका 12, 1 कैरी, 3 × 15 = 16, 1 कैरी, 3 का 3 1 4, 462 ऑप्शन जो सही हो उसको टिक लगाएं। तो पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम एकदम करीब पर है। अब लापरवाही नहीं करेंगे आप लोग, हमको उम्मीद है आप लोग ज़बरदस्त तैयारी करेंगे और हम आपको वीडियो एक अच्छे कंटेंट देते रहेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। अब उसी का वीडियो हम आपको डालेंगे, क्योंकि इधर काफ़ी रुक गया था, किसी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण हम वीडियो नहीं प्रॉपर डाल पाएँ। लेकिन जब ये अब स्टार्ट किए हैं तो अब आपको इसके हाई स्कूल का जो मैथ के मोस्ट क्वेश्चन है मैं आपको बराबर देता रहूँगा। फिर मिलता हूँ अगले